दोस्तों ये कहानी है 13 साल के वेडनेसडे एडम्स नाम की एक लड़की की, जिसके चेहरे पर किसी भी तरह का कोई इमोशंस नहीं बनता और मौत को लेकर उसके अंदर एक अजीब सा जुनून था। वो सोचा करती थी कि मरने के बाद इंसान कहाँ जाता है और उसका क्या होता है, और इसी वजह से उसे अक्सर काले और सफेद रंग के कपड़े पहनना ज्यादा पसंद था। उसे देखकर सबको अजीब सा लगता है कि जैसे कि वो इस दुनिया की ना हो। तो चलिए जानते हैं कि आखिर वो लड़की ऐसी क्यों थी। तो कहानी की शुरुआत में वेडनेसडे को एक स्कूल में दिखाया जाता है, जहाँ वो अपनी डरावनी आंखों के साथ वरांडे में चल रही थी। वहीं बाकी सभी लोग उसे घूर घूर कर देख रहे थे। जब वेडनेसडे अपना लॉकर खोलती है तो उसके अंदर उसे अपना भाई बंधा हुआ दिखाई देता है, जिसके मुंह में एक सेब था। वेडनेसडे उसकी रस्सियां खोलती है कि अचानक उसे एक विजन आता है, जिसमें वो देखती है कि कुछ लोग उसके भाई को टॉर्चर कर रहे हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि वेडनेसडे कोई आम बच्ची नहीं है और वो किसी को भी छूकर उसका अतीत और भविष्य बता सकती है। जब वेडनेसडे को पता चलता है कि स्विमिंग टीम के लड़कों ने उसके भाई को टॉर्चर किया है, तो वो 2 बैग में पिराना फिश, जो कि बहुत ही ज्यादा खूंखार मांसाहारी मछलियां होती हैं, उनको भरकर स्विमिंग पूल के पास जाकर उन खून की प्यासी मछलियों को स्विमिंग पूल में छोड़ देती हैं, जिस वजह से सारे लड़के अपनी जान बचाने के लिए पूल से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। तब वेडनेसडे उनसे कहती है कि उसके भाई को उसके अलावा और कोई परेशान नहीं कर सकता। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और वेडनेसडे के माता पिता मोर्टिशिया और गोम्स को दिखाया जाता है। वो दोनों वेडनेसडे की हरकतों से परेशान हो चुके थे, इसलिए वो उसे नेवरमोर एकेडमी भेजने का फैसला करते हैं। इस एकेडमी में वो बच्चे रहते हैं जिनके पास कुछ खास ताकतें होती हैं और यहाँ उन्हें अपनी ताकतों पे काबू करना सिखाया जाता है। मोर्टिशिया और गोम्स भी इसी एकेडमी के स्टूडेंट थे, जिससे पता चलता है कि उनके पास भी सुपर पावर्स हैं। सीन शिफ्ट होता है और एक लड़के एम्बेक्स को दिखाया जाता है, जो कि एक हाइकर है। वो नेवरमोर एकेडमी के पास वाले जंगल में अकेला चला जाता है। वो जंगल में एक जगह रुककर आराम कर रहा होता है कि अचानक एक अनजान क्रिएचर उस पर हमला कर देता है और उसे मार देता है। उस एरिया की पुलिस को उसकी जख्मी बॉडी मिलती है और वो पास्ट की जांच करता है, तो उसे पता चलता है कि ये पहला हादसा नहीं है, बल्कि इससे पहले भी यहाँ कई हादसे हो चुके हैं। दूसरी तरफ वेडनेसडे एकेडमी में जाती है और वहाँ की प्रिंसिपल लेरिसा बीम से मिलती है, जो उस एकेडमी को चलाती है। लेरिसा उसे रूममेट एनिट से मिलवाती है। एनिट एक वेयरवुल्फ है और वो हर मामले में वेडनेसडे से पूरी तरह अलग है। एनिट को रंग बहुत पसंद है और उसने अपने साइड के कमरे को अलग अलग रंग से सजा रखा है, जबकि वेडनेसडे को काली और डार्क रंग की चीजें पसंद है। बाद में एनिट वेडनेसडे को एकेडमी में घुमाती है और वहाँ के मेन ग्रुप फैंग्स, फ्योर्स, स्टोन्स, स्केल्स के बारे में बताती है। फैंग्स के ग्रुप में वैम्पायर होते हैं, फर्स के ग्रुप में वेयरवुल्फ होते हैं और स्टोन किसी को भी पत्थर में बदल सकते हैं और उनके सर पर सांप होते हैं। वहीं स्केल्स में जलपरियां होती हैं, जो लोगों के साथ बड़ी आसानी से हेरफेर कर सकती हैं। एनिट वेडनेसडे को सबसे पॉपुलर लड़की बियंका के बारे में बताती है, जो बहुत ही खूबसूरत जलपरी थी। बियंका का एक एक्स बॉयफ्रेंड जेवियर थॉर्बी उस ग्रुप में होता है, जो अपनी ड्राइंग को असलियत में बदल सकते हैं। इसके बाद वेडनेसडे के माता पिता वहां से चले जाते हैं, लेकिन जाने से पहले वेडनेसडे के पिता उस पर नजर रखने के लिए एक कटे हुए हाथ को वहां छोड़ देते हैं, जो कि जिंदा होता है और उसका नाम थिंग होता है। इसके बाद वेडनेसडे तलवारबाजी क्लास में जाती है और वहां बियंका के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। बियंका और वेडनेसडे के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है और दोनों बराबर के पॉइंट पर होते हैं। इसके बाद बियंका कहती है कि वो बिना किसी हेलमेट के ये गेम खेलना चाहती है और ये गेम तब खत्म होगा जब दोनों में से किसी एक के शरीर से खून निकलेगा। इसके बाद दोनों के बीच फिर से लड़ाई शुरू होती है और दोनों एक दूसरे पर वार पे वार करते हैं। बियंका वेडनेसडे पर वार करती है और उसके सर के बाईं तरफ एक कट लग जाता है, जिससे वेडनेसडे के सर से खून निकलने लगता है। इस तरह बियंका जीत जाती है। वेडनेसडे को चोट पर मरहम लगाने के लिए ले जाया जाता है। जैसे ही वेडनेसडे पट्टी लगवाकर बाहर निकलती, उसमें बर्ड के आकार का एक बड़ा पत्थर उसके ऊपर गिरने वाला होता है, लेकिन उसी वक्त जेवियर उसे धक्का देकर उसे बचा लेता है। कुछ देर बाद वेडनेसडे अपने कमरे में वापस आ जाती है, तो उसे महसूस होता है कि कमरे में कोई है और उस पर नजर रख रहा है। वो कमरे को चेक करती है और बेडशीट के नीचे उसे थिंग मिल जाता है। वेडनेसडे समझ जाती है कि यह हरकत उसके माता पिता की है, इसलिए वो थिंग से कहती है कि उसे उसका साथ देना होगा, वरना वो उसे ड्रॉर में बंद कर देगी। थिंग डर जाता है और उससे वादा करता है कि वो उससे गद्दारी नहीं करेगा। वेडनेसडे ने जो पिराना वाला प्रैंक किया था, उस वजह से उसे दिमाग के डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। लेरिसा उसे नेवरमोर एकेडमी के पास ही एक छोटे से शहर जेरिको में जांच के लिए लेकर जाती है। वेडनेसडे अपनी थेरेपिस्ट से मिलती है, लेकिन वो उसे इसके बारे में कुछ नहीं बताती। उसके दिमाग में एक प्लान आता है, वो बाथरूम जाने के बहाने खिड़की से निकलकर बाहर आ जाती है। इसी बीच वो एक आदमी से टकरा जाती है और उसे एक विजन आता है, जहाँ पर वो देखती है कि उस आदमी की कार एक्सीडेंट में मौत होने वाली है। वेडनेसडे डर जाती है और रिलैक्स होने के लिए कॉफी शॉप में पहुंच जाती है। वहाँ उसकी मुलाकात पुलिस के बेटे टायलर से होती है, जो वहाँ कॉफी बेचने का काम करता है। टायलर अपनी एक्सप्रेसो मशीन को ठीक करने की कोशिश कर रहा
होता है, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आता क्योंकि मशीन में जो इंस्ट्रक्शन लिखे हुए थे वो इटालियन भाषा में थे। वेडनेसडे को इटालियन पढ़ने आती थी, इसलिए वो आसानी से मशीन को ठीक कर देती है और इसके बदले में वो उसे बस स्टेशन तक पहुंचाने के लिए कहती है। टाइलर के कुछ कहने से पहले ही वहां पर वो लड़के आ जाते हैं जिन्होंने वेडनेसडे के भाई को टॉर्चर किया था। पहले वेडनेसडे उन्हें नजरअंदाज करने की कोशिश करती है, लेकिन जब बर्दाश्त नहीं होता तो वो उन्हें मारने लगती है। कुछ ही समय में लैरिसा पुलिस के साथ वहां आ जाती है और वहां के हालात देखकर उसे गुस्सा आता है। अब वो वेडनेसडे को डांटती है। इसके बाद वो लोग नेवरमोर एकेडमी के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें एक टूटी फूटी कार दिखाई देती है जिसका एक्सीडेंट हो गया था और उस कार में वही आदमी था जिससे वेडनेसडे टकराई थी। उस रात वेडनेसडे वायलिन में बहुत ही डरावना म्यूजिक बजाती है। वो पूर्णिमा की रात थी और भेड़ियों के चिल्लाने की आवाज भी सुनाई देती है। तभी एनेट वेडनेसडे को बताती है कि वो खुद को वेयरवुल्फ में नहीं बदल सकती, इसलिए वो बाकियों के साथ नहीं जा सकती। इसी बीच थिंग टाइलर के कमरे में आ जाता है और उसे वेडनेसडे से बात करने के लिए कहता है। टाइलर डरकर उसकी बात मान लेता है और वेडनेसडे से वीडियो कॉल पर बात करता है। वेडनेसडे उसे आने वाले हार्वेस्ट फेयर में मिलने के लिए कहती है और कहती है कि वो लोग मजे करेंगे, लेकिन असल में वो वहां से भागना चाहती थी। हार्वेस्ट फेयर में लैरिसा वेडनेसडे पर अपनी चील जैसी नजर बनाए रखती है। इसके बावजूद वेडनेसडे टाइलर से मिलने में कामयाब हो जाती है। वो दोनों वहां से भागने ही वाले होते हैं कि वेडनेसडे अपने क्लासमेट रॉबिन से टकरा जाती है। रॉबिन तुरंत जंगल की तरफ भाग जाता है। रॉबिन से टकराने के बाद वेडनेसडे को विजन आता है कि रॉबिन जंगल में किसी के हाथों बड़ी बेरहमी से मारा गया है। वो डर जाती है और भागने का प्लान बदलकर रॉबिन को रोकने के लिए उसके पीछे जाती है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती रॉबिन अपनी ताकत का इस्तेमाल करके वेडनेसडे को पेड़ के सहारे ऊपर लटका देता है। इसके बाद वो वेडनेसडे को अपनी माँ के बारे में बताता है जो भविष्य देख सकती थी। उसकी माँ ने 25 साल पहले एक तस्वीर बनाई थी और कहा था कि वेडनेसडे नेवरमोर एकेडमी को बर्बाद कर देगी। इसलिए रॉबिन कहता है कि कुछ भी बुरा होने से पहले वो वेडनेसडे को मार देगा। इसके बाद वो अपनी जादुई ताकत से वेडनेसडे का गला घोटने लगता है। तभी एक भयानक राक्षस उसके ऊपर हमला कर देता है और रॉबिन को बड़ी बेरहमी से मारकर वहां से गायब हो जाता है। वेडनेसडे उसकी कटी फटी हुई बॉडी पर पड़ी हुई उस तस्वीर को उठा लेती है जिसे रॉबिन की माँ ने बनाया था। उसी वक्त पुलिस का हेड अपने पुलिस ऑफिसर्स के साथ वहां पर आता है और रॉबिन की बॉडी को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसे बॉडी नहीं मिलती। इसके बाद वेडनेसडे को पुलिस हेड के साथ दिखाया जाता है जो वहां हुई घटना के बारे में बताती है, लेकिन हेड को उस क्रिएचर वाली बात पर भरोसा नहीं होता और उसे लगता है कि ये काम नेवरमोर एकेडमी के ही किसी स्टूडेंट का है। तभी वहां पर एक ऑफिसर आ जाती है। उसकी नजर दरवाजे से निकलते हुए रॉबिन पर पड़ती है जो जिंदा था। जब वेडनेसडे अपने कमरे में जाती है तो देखती है कि एनेट एक कंपटीशन की तैयारी में बिजी है। ये एक बोट रेस कंपटीशन थी जो हर साल एकेडमी ऑर्गेनाइज करती है। बाद में वेडनेसडे रॉबिन से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन लैरिसा उससे कहती है कि रॉबिन को एकेडमी से निकाल दिया गया है, जिसका कारण वो उसे नहीं बता सकती। वेडनेसडे को शक होता है और वो प्लान बी के मुताबिक थिंक और रॉबिन पर नजर रखने के लिए उसके पीछे भेजती है। फिर सीन बदलता है और रॉबिन को एक रेलवे स्टेशन पर दिखाया जाता है। थिंक उसका पीछा करता है। रॉबिन आसपास का माहौल चेक करने के बाद वॉशरूम में चला जाता है, जहां वो अपना रूप बदलकर एक बूढ़ा आदमी बन जाता है, लेकिन थिंक रास्ता भटक जाता है, इसलिए वो रॉबिन को रूप बदलते हुए नहीं देख पाता। इसके बाद वो बूढ़ा आदमी लैरिसा का रूप ले लेता है। यहाँ पता चलता है कि लैरिसा ही अपना रूप बदलकर रॉबिन की मौत को छुपाने की कोशिश कर रही थी। वेडनेसडे के पास और कोई रास्ता नहीं होता, इसलिए वो रॉबिन की मौत का सुराग ढूंढने के लिए जंगल में जाती है, जहाँ उसे टाइलर मिलता है जो अपने बाप का पीछा करते हुए वहाँ आया था। थोड़ी देर बाद वेडनेसडे को रॉबिन का चश्मा मिलता है। वो उसे उठाती है और उसे विजन आता है जिसमें वो देखती है कि रॉबिन के पास एक नीले रंग की किताब थी जहाँ से उसे उसकी माँ की बनाई हुई तस्वीर मिली थी। इसके बाद वेडनेसडे तुरंत अपनी क्लास टीचर के पास जाती है और उससे किताब के बारे में पूछती है। उसकी टीचर बताती है कि वो किताब पुराने स्टूडेंट्स के समाज से जुड़ी हुई है जिसे नाइट शेड्स कहा जाता था, लेकिन उस समाज को बहुत पहले ही खत्म कर दिया गया। फिर स्कूल से जाने के बाद वेडनेसडे रॉबिन के कमरे में किताब ढूंढने के लिए जाती है। रॉबिन के पलंग के नीचे उसे एक मुखौटा मिलता है। वो वहां से जाने ही वाली होती है कि तभी वहां रॉबिन का रूममेट जेवियर आ जाता है और उसे देखकर वेडनेसडे पलंग के नीचे छुप जाती है और तभी जेवियर से मिलने उसकी एक्स गर्लफ्रेंड बियांका वहां पर आ जाती है। वेडनेसडे उन दोनों की सारी बातें सुन लेती है और उसे पता चलता है कि बियांका आने वाली बोट रेस प्रतियोगिता में एनेट को हराने के लिए एक प्लान बना रही है। इसके बाद वेडनेसडे अपने कमरे में आ जाती है और बियांका को रेस में हराने के लिए प्रतियोगिता में एनेट के साथ देने का फैसला करती है। अगले दिन एनेट और वेडनेसडे प्रतियोगिता के लिए तैयार हो जाते हैं। इस रेस में सब कुछ अलाउ होता है, इसलिए बियांका इसका फायदा उठाती है। रेस में 4 टीम भाग लेती हैं और नियम के मुताबिक जो टीम तालाब में गिरे बिना डेस्टिनेशन तक जाकर वापस आ जाएगी वो टीम रेस जीत जाएगी।
जैसे ही रेस शुरू होती है, बियंका अपने एक दोस्त को इशारा करती है जो कि एक जलपरी है और बाकी बोट को बर्बाद करने के इरादे से बियंका का साथ दे रहा था। वो तालाब में कूदकर एक नाव को बर्बाद कर देता है, जिससे वो टीम तालाब में गिर जाती है और रेस से बाहर हो जाती है। वेडनेसडे और एनेट पूरी तैयारी के साथ रेस कर रहे थे और थिंक उसमें उनकी मदद कर रहा था। थिंक की मदद से वो लोग बियंका के दोस्त को एक जाल में फंसा देते हैं। रेस के दौरान वेडनेसडे को एक विजन आता है और वो अपने सामने अपनी जैसे दिखने वाली लड़की को देखती है जिसके बाल सुनहरे रंग के होते हैं। वो वेडनेसडे को कहती है कि वेडनेसडे एक चाबी है, जिससे वेडनेसडे काफी उलझन में पड़ जाती है और उसे कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन जैसे ही वो असली दुनिया में वापस आती, उसे पता चलता है कि बियंका रेस में आगे निकल गई है, लेकिन वो हार नहीं मानती और बियंका की चालों को उसी के खिलाफ इस्तेमाल करके रेस जीत जाती है। 40 साल के बाद पहली बार कोई नॉन सीरियन टीम ये रेस जीती थी। लैरिसा एनेट को ट्रॉफी देती है, लेकिन वेडनेसडे को ज्यादा अटेंशन पसंद नहीं था, इसलिए वो वहां से चली जाती है। वो नेवरमोर एकेडमी के पुराने स्टूडेंट एडगर एलन पोए की मूर्ति के पास जाती है और अचानक उसकी नजर उस मूर्ति के हाथ में रखी पत्थर की किताब पर जाती है, जिसके नीचे उसे एक निशान दिखाई देता है। वो निशान ठीक वैसे ही होता है जो उस तस्वीर में बना हुआ था जिसे रोवेन ने मरने से पहले उसे दिया था। उस बुक में वेडनेसडे को कुछ पहेलियां मिलती है जिसे वो तुरंत सुलझा लेती है और उसे एक सुराग मिलता है। उस सुराग में 2 चुटकियां बजानी होती हैं। जब वो 2 बार चुटकियां बजाती है तो अचानक वो छुपा हुआ दरवाजा खुल जाता है जहां एक गुप्त कमरा होता है। वहां वेडनेसडे को रोवेन की किताब मिल जाती है जिसमें से रोवेन ने तस्वीर को फाड़कर निकाला था। वो उस किताब को अपने बैग में रख लेती है, लेकिन इससे पहले कि वो आगे जा पाती, उसके सर को कोई एक काले कपड़े से ढक देता है और थोड़ी देर बाद जब कपड़े को हटाया जाता है तब वो देखती है कि बियंका, जेवियर और कुछ स्टूडेंट उसे घेर कर खड़े हुए हैं और ये सभी लोग नाइट शेड्स के सदस्य हैं। यहाँ पता चलता है कि लैरिसा ने उनके ग्रुप को खत्म कर दिया था। इसके बाद जेवियर उसे अपने ग्रुप में शामिल होने के लिए कहता है, लेकिन वेडनेसडे मना कर देती है और वहां से चली जाती है। इसके बाद लैरिसा को दिखाया जाता है जो आउटरीच डे के बारे में घोषणा करती है, जहाँ एकेडमी के सारे स्टूडेंट्स को शहर के आम लोगों से मिलना जुलना होता है और उनके साथ काम करना होता है। इन लोगों को नॉमीज कहा जाता है। जब वो लोग शहर पहुंचते हैं तो वेडनेसडे जेवियर को बताती है कि उसके रूममेट की मौत हो चुकी है, लेकिन वो इसकी बात में भरोसा नहीं करता। वो कहता है कि रोवेन की मौत नहीं हो सकती, उसे बस एकेडमी से निकाल दिया गया है। इसके बाद वेडनेसडे उसे उस तस्वीर को दिखाती है जो रोवेन की मां ने बनाई थी। जेवियर उस तस्वीर को करीब से देखता है और कहता है कि इस तस्वीर में जो आदमी है उसी ने इस शहर को बसाया था और उसका नाम जोसेफ क्रैकस्टोन था। थोड़ी देर बाद वेडनेसडे प्लेग्राउंड वर्ल्ड में जाने का फैसला करती है, जहाँ उसे इस शहर के इतिहास के बारे में पता चलता है। वहाँ वेडनेसडे यूडेन नाम के एक लड़के से मिलती है जो मधुमक्खियां पालने वाले क्लब का मेंबर था और ये दोनों पहले ही एक दूसरे से मिल चुके थे और दोनों दोस्त भी थे। वो दोनों बातें करने लगते हैं और आसपास की चीजों को देखते हैं। इसके बाद सारे स्टूडेंट वहाँ की केयरटेकर अर्लीन से मिलते हैं जो उन्हें प्लेग्राउंड वर्ल्ड घुमाते हुए जोसेफ क्रैकस्टोन की कलाकृतियों के बारे में बताती है। वेडनेसडे को ये सारी बातें इंटरेस्टिंग लगती हैं और वो अर्लीन से उसके बारे में और ज्यादा जानना चाहती है। अर्लीन बताती है कि उनके पास जोसेफ क्रैकस्टोन के खेतों में इस्तेमाल होने वाले औजार, खाने पीने के बर्तन और फैमिली रूम्स भी हैं। वेडनेसडे उससे कहती है कि वो यहीं काम करना चाहती है, लेकिन अर्लीन कहती है कि उसे रेनोवेट किया जा रहा है, इसलिए वो यहाँ काम नहीं कर सकते और कहती है कि वो सब ये ओल्ड फैजरी में काम करेंगे और घूमने आए लोगों को केक बांटेंगे। बाद में वेडनेसडे और यूडिन क्रैकस्टोन की फैमिली रूम में घुस जाते हैं और वहाँ वेडनेसडे को एक तस्वीर मिलती है जिसमें वो लड़की होती है जिसे वेडनेसडे ने अपने विजन में देखा था। थोड़ी देर बाद उसे वो किताब भी मिल जाती है जो उस लड़की ने पकड़ी हुई थी। वेडनेसडे देखती है कि उस किताब के सारे पन्ने खाली हैं, इसलिए उसे शक होता है कि ये किताब नकली है। तभी वहाँ यूडिन के साथ अर्लीन आ जाती है और उसे पकड़ लेती है। वेडनेसडे उससे असली किताब के बारे में पूछती है। तब अर्लीन झिझकते हुए बताती है कि 1 महीने पहले वो किताब चोरी हो गई थी। इसके बाद वो कॉफी शॉप में दोबारा टाइलर से मिलती है और वो दोनों जोसेफ के बारे में पता करते हैं। टाइलर कहता है कि ओरिजिनल मीटिंग हाउस का जो हिस्सा बचा हुआ है वो जंगल में है और पूरी तरह खंडर हो चुका है, जिसका इस्तेमाल क्रैश बैग के रूप में किया जाता है। इसके बाद वेडनेसडे क्रैकस्टोन की उस जगह की तलाश करने के लिए थिंक के साथ तुरंत जंगल में जाती है। इस दौरान उन्हें एक बेघर आदमी मिलता है, लेकिन थिंक उसका दम घोटने लगता है और उसे डराकर वहां से भगा देता है। और तभी वेडनेसडे को एक विजन आता है और वो खुद को 400 साल पहले वाले टाइम में देखती है। यहाँ उसे वो सुनहरे बाल वाली लड़की दिखाई देती है जिसे वो अपने विजन में पहले भी देख चुकी थी। उस लड़की को गांव वालों ने घेर रखा था और वो उसे शैतान की संतान कहकर पुकार रहे थे। तभी वहाँ पे जोसेफ क्रैकस्टोन आ जाता है और लड़की को गुडी एडम्स कहकर पुकारता है। वो कहता है कि गुडी एक डायन है और उसे भी अपने माँ और दूसरे आरोपियों के साथ खेत में जलकर मर जाना चाहिए। इसका जवाब देते हुए गुडी एडम्स कहती है कि जोसेफ ने उसकी जमीन हड़पी है और बहुत से निर्दोष लोगों की जानें ली और उनकी शांति छीनी है। जोसेफ को गुस्सा आता है और वो गुडी को थोड़ी देर तक घूरता है और फिर उस खेत में आग लगा देता है। गुडी अपनी माँ को बचाने
बचाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसकी सारी कोशिशें बेकार हो जाती हैं। जब कोई उम्मीद नहीं बचती है तो वो एक गुप्त दरवाजे से निकलकर वहाँ से भाग जाती है। वेडनेसडे वहाँ पर छुपकर ये सब देख रही थी। गुडी जल्दी से वेडनेसडे के पास आती है और कहती है कि जोसेफ अपनी ये लड़ाई तब तक नहीं रोकेगा जब तक वो सबको मार नहीं देगा। इस खुलासे के बाद वेडनेसडे अपनी असली दुनिया में आ जाती है। वो थिंग को सब कुछ बताती है जो उसने अभी अभी देखा था। उनकी बात खत्म भी नहीं होती कि अचानक वहाँ वही भयानक राक्षस नजर आता है जिसने रोवेन को मारा था, और उसी वक्त बारिश होने लगती है। वेडनेसडे बारिश में भीगते हुए उसके पीछे भागती है, लेकिन वो बहुत आगे निकल जाता है। वेडनेसडे उसके पैरों के निशान का पीछा करती है, लेकिन अचानक वो निशान इंसानों के पैरों में बदल जाते हैं, जिससे पता चलता है कि वो राक्षस कोई इंसान है। तभी वेडनेसडे जेवियर से टकरा जाती है और उसे सब कुछ बताती है जो उसने देखा था। जेवियर उन पैरों के निशान को देखना चाहता था, लेकिन बारिश के कारण पैरों के निशान मिट जाते हैं। अगले दिन शहर में जोसेफ क्रैकस्टोन की एक नई मूर्ति का उद्घाटन के लिए सब लोगों को इकट्ठा किया जाता है। वेडनेसडे जेरिको की मार्चिंग बैंड के साथ डोंट स्टॉप म्यूजिक प्ले करती है। शहर के मेयर और प्रिंसिपल लैरिसा मूर्ति का उद्घाटन करते हैं, लेकिन तभी थिंग वेडनेसडे के ऑर्डर के मुताबिक उस मूर्ति को ब्लास्ट कर देता है और सब लोग डरकर वहां से भाग जाते हैं। वेडनेसडे की आंखों में बदले की चमक साफ दिखाई दे रही थी और वो अब भी वायलिन बजा रही होती है। इसके बाद लैरिसा वेडनेसडे पर चिल्लाती है क्योंकि उसे लगता है कि ये सब वेडनेसडे ने किया है, लेकिन वेडनेसडे कहती है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। वेडनेसडे लैरिसा पे इल्जाम लगाते हुए कहती है कि वो जंगल में होने वाले खूनी हादसे का सच जानते हुए भी अनजान बनने की कोशिश कर रही थी। उस रात वेडनेसडे को मिलने वाला बेघर आदमी जंगल में दिखाई देता है। तभी वो राक्षस उस पर हमला कर देता है। उस बूढ़े आदमी के पास एक कैमरा था जिसमें वहाँ की तस्वीरें कैद हो जाती हैं। कुछ समय बाद पुलिस हेड और उसकी टीम जंगल के उस खंडर तक पहुंच जाते हैं और उन्हें उस बेघर बूढ़े आदमी की बॉडी मिलती है। उन्हें वहाँ वो कैमरा भी मिलता है जिसमें हादसे के वक्त की फुटेज होती है जो असली गुनहगार को सामने ला सकती है। जब कैमरे की तस्वीरों को बड़ा करके देखा जाता है तब पुलिस हेड हत्यारे का चेहरा देखता है। वो एक राक्षस का चेहरा था जिसे देखकर ऐसा लगता है कि जैसे वो किसी के सपने से निकल कर आया हो। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म होता है। दोस्तों, अगर आपको इस सीरीज का नेक्स्ट एपिसोड देखना है तो कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट एपिसोड लिखें। अगर मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करिएगा ताकि हम आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग मूवीज के एक्सप्लेनेशन लाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।